दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियोस कहां से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुष्मिता है। मैं एक ईमानदार स्कूल टीचर थी। मैं बच्चों को बहुत प्रेम और मेहनत से पढ़ाती थी। मेरी कोशिश यही होती थी कि हर बच्चा ईमानदारी से पास हो, अच्छे नंबर लेकर आए, खूब कामयाब हो। जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते थे, मैं उनको खुशी खुशी पास कर देती थी। लेकिन जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते थे और पास होना चाहते थे, मैं उनको सिर्फ समझाती थी कि पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। शिक्षा एक ऐसी कुंजी है जो आगे चलकर तुम्हारी बहुत सी परेशानियों को दूर कर देगी। मगर उन बच्चों को कुछ भी समझ नहीं आता था। मैं ऐसे बच्चों को पास नहीं करती थी। एक ऐसा ही बच्चा जो मेरी क्लास में पढ़ता था, जो हमेशा शरारत करता था और पढ़ाई में बिल्कुल ज़ीरो था, उसको मैंने फ़ेल कर दिया। तो उस बच्चे के अमीर बाप ने मुझे अपने बेटे को पास करवाने के लिए रिश्वत देने की कोशिश की। जब मैंने उसकी रिश्वत लेने से इनकार कर दिया, तो उसने पूरे मोहल्ले के सामने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया और मेरे शरीर को अपने गुंडों के सामने। मेरी शादी को 7 साल हो गए थे। मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ था। शादी के बाद मेरे पति के साथ मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। मेरे ससुराल में मेरे पति और उनकी माँ के अलावा कोई भी नहीं था। मेरे पति अच्छी नौकरी करते थे। हमारे घर में कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन एक बीमारी ने उसको अपनी चपेट में इतनी बुरी तरह से ले लिया था कि वो हमेशा बीमार रहने लगे। उनका बहुत इलाज किया, मगर उनकी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती चली गई और वो पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर हो गए। उन्होंने नौकरी करना भी छोड़ दिया था। उनके पास जो जमा पूंजी थी, वो सब उनके इलाज पर उठ गई। हम लोग बहुत परेशान रहने लगे थे। शादी के 1 साल बाद ही मैंने बेटे को जन्म दिया था। हमारा बेटा छोटा सा मासूम था। मैंने उसका नाम कबीर रखा था। हम दोनों पति पत्नी अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। हम दोनों चाहते थे कि उसका भविष्य सुनहरा हो। लेकिन मेरे पति की बीमारी ने हमारे घर की व्यवस्था को इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया था कि हमारे पास अब भूखा रहने की नौबत आ गई थी। मेरी सास भी अच्छी औरत थी। उन्होंने हमेशा मुझे अपनी बेटी समझा था। जब हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए, मेरे पति के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ने लगी, तो मैंने कई बार अपने मायके जाकर अपने माता पिता से अपने पति के इलाज के लिए पैसे लिए थे। 3-4 बार तो उन्होंने मुझे पैसे दे दिए थे। लेकिन कोई बार बार हमें पैसे नहीं दे सकता, कोई बार बार हमारी मदद नहीं कर सकता। मेरे 2 भाई थे और दोनों ही शादीशुदा थे। उनके अपने परिवार भी थे। मुझे उन लोगों से पैसे मांगना अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन मैं क्या करती। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। मैं अपने पति को खोना नहीं चाहती थी। उनका इलाज करवाने के लिए मैंने हर मुमकिन कोशिश की थी। लेकिन ऊपर वाले ने उनकी ज़िंदगी बस इतनी ही लिखी थी कि वो जल्द ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और फिर उनके जाने के बाद हमारे घर के हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो गए। मेरी सास भी अपने बेटे के गम में निढाल रहती थी। आखिरकार आकाश मेरे पति उनके इकलौते बेटे थे। मेरी सास ने पहले अपने पति को खो दिया था और अब अपने बेटे को खोकर वो गहरे सदमे में चली गई थी। काफ़ी दिनों बाद उनकी हालत संभली थी। आखिरकार मरने वाले का अफसोस कब तक किया जा सकता है। जो ज़िंदगी बची है वो तो गुजारनी ही होती है। अब मेरे लिए मेरी सास और मेरा बेटा बचे थे। मुझे भी इनकी खातिर खुद को संभालना था और इन लोगों की देखभाल करनी थी। मेरे पति के मरने के कुछ दिनों बाद तक तो मेरे दोनों भाइयों ने मुझे सपोर्ट किया था। लेकिन उसके बाद उन लोगों ने कहा कि सुष्मिता, महंगाई का दौर है, पहले भी हम तुम्हारी कई बार मदद कर चुके हैं और अब तो तुम विधवा हो गई हो। अब भी काफ़ी दिन हो गए तुम्हारे घर का खर्चा उठाते हुए, लेकिन अब हम आगे तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। मैंने उन लोगों से रोते हुए कहा कि ठीक है, अब आप लोग हमारी परवाह मत कीजिए। वैसे भी अब आगे मुझे ही कुछ करना है। मैं आखिरकार आप लोगों की मदद ले लेकर कब तक जीती रहूंगी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं नौकरी करूंगी। मैंने जब अपने बड़े भैया को ये बात बताई, तो उन्होंने कहा कि तुमने ये फैसला बहुत अच्छा किया। अब अपना घर चलाने के लिए और अपने बेटे की परवरिश करने के लिए तुम्हें ही नौकरी करनी पड़ेगी। मेरे भैया ने मेरी मदद की थी और अपने एक दोस्त के थ्रू मेरी एक अच्छे स्कूल में नौकरी लगवा दी थी। ये बहुत ही बड़ा स्कूल था और जहाँ से मुझे अच्छी खासी सैलरी भी मिल जानी थी। मैंने टीचिंग करनी शुरू कर दी।
मेरा बेटा छोटा था और मेरी सास बूढ़ी औरत थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और कहा कि बहू, तुम स्कूल चली जाया करो और घर के सारे काम मैं देख लिया करूँगी। कबीर को भी मैं ही संभाल लिया करूँगी। आखिरकार तुमने अपना पति खोया है, तो मैंने भी तो अपना बेटा खोया है। अब इस बुढ़ापे में मैं कुछ तो नहीं कर सकती, तुम ही इस घर को चला सकती हो। मैं सुबह से लेकर शाम के 5 बजे तक स्कूल में होती थी। मेरी सास ही घर के सारे काम देखती थी, मेरे बेटे को भी संभालती थी, खाना भी बनाती थी और घर पहुंचते ही मुझे भी खाना दिया करती थी। जो बाकी के काम हुआ करते थे वो मैं देख लेती थी, क्योंकि वो बूढ़ी औरत थी। मैं जानती थी कि उनसे ज़्यादा काम नहीं होते, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। वक्त गुजरता गया और मुझे नौकरी करते हुए 3 साल हो गए थे। मेरी सैलरी मामूली थी, लेकिन उसमें मेरा और मेरे परिवार का गुजारा आराम से हो रहा था। पूरा मोहल्ला मुझे जानता था, सब लोग मेरी इज्जत करते थे, क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ हमारे मोहल्ले के भी काफ़ी सारे बच्चे पढ़ते थे। वो बच्चे मुझसे घर में रात के समय ट्यूशन लेने भी आते थे। मेरी ज़िंदगी बहुत सिंपल थी, न दौलत थी न कोई बड़ी जायदाद थी। बस मेरे पति का ये छोटा सा घर था, जिसमें मैं उसकी माँ और बेटे के साथ रहती थी। मेरे पति जिस दफ्तर में नौकरी करते थे वहाँ उन्होंने हमेशा ईमानदारी और समझदारी से काम किया था। वो हमेशा मुझसे यही कहते थे कि कभी बेईमानी नहीं करनी चाहिए, कभी किसी का हक नहीं मारना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी गलत तरीके का पैसा घर में नहीं लाना चाहिए। वो कहते थे कि मैं अपने बेटे को भी एक ईमानदार इंसान बनाऊंगा। यही कुछ उसूल थे जिन्हें मैंने भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया था। उस दिन जब मैं स्कूल से वापस घर आई तो दरवाज़ा खोलते ही मेरे कदम वहीं रुक गए थे। सुबह जब मैं घर से निकली थी तो सब नॉर्मल था, मगर अब घर के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। मेरी सास ज़मीन पर बैठी हुई थी, उनकी आंखें लगातार रोने की वजह से लाल हो चुकी थी। उनके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। मैं एक लम्हे के लिए घबरा गई, क्योंकि मेरा बेटा कबीर मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे दिल में न जाने कितने बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे। मैं जल्दी से उनके पास गई और घबराहट से बोली, माँ जी, क्या हुआ है? सब ठीक तो है? सुबह तो सब कुछ ठीक था, कबीर कहाँ है? उन्होंने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, तुम्हारे बेटे ने मेरा ये हाल कर दिया। कबीर सारा दिन मुझे बहुत परेशान करता है बहू, तुम ही उसे समझाओ कि मुझे अकेली औरत को इतना परेशान ना किया करे। बहू, मैं सारा दिन उसके काम करते करते पागल हो जाती हूँ। माँ जी की बातें सुनकर मुझे उन पर तरस आने लगा था। वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। मेरा बेटा बहुत शरारती था, 3 साल का था, मगर उनकी नाक में दम कर देता था। मेरी सास को अकेले घर के सारे काम भी करने पड़ते थे और मेरे बेटे को भी संभालना होता था। इस उम्र में उनके लिए इतना ज़्यादा काम करना मुश्किल हो रहा था। मैंने उनको समझाया कि माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत जल्द उसका स्कूल में एडमिशन करवा दूंगी। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपने बेटे का एडमिशन करवा सकती, क्योंकि मेरी सैलरी भी जितनी घर में आती थी सब खत्म हो जाती थी। न बचत हो पाती थी और ना ही उन पैसों से कोई एक्स्ट्रा काम होता था। मैं जिस स्कूल में टीचिंग करती थी मैं वहाँ भी अपने बेटे का एडमिशन करवा सकती थी, लेकिन वहाँ भी मेरे बेटे का फ्री एडमिशन थोड़ी होता, वहाँ भी मुझे पैसे ही देने पड़ते। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कबीर की पढ़ाई का खर्चा उठा सकती। मैंने कहा, माँ जी, अच्छा आप ये बताइए वो है कहाँ? फिर मैंने धीरे से सहारा देकर उनको ज़मीन से उठाया और बेड पर बिठाया। फिर फ्रिज से पानी निकालकर एक गिलास ठंडा पानी उनके हाथ में दिया और कहा कि पानी पी लीजिए। मैं जानती हूँ कि सारा दिन आप पर काम का लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, खुद को संभालिए। उन्होंने कहा, बहू, ये सब क्या हो गया है? हमारी ज़िंदगी कितनी अच्छी गुजर रही थी। मेरा बेटा नौकरी पर जाता था, तुम घर संभालती थी, मैं तुम्हारी मदद कर दिया करती थी। लेकिन अब इस बूढ़े शरीर में इतनी जान नहीं है कि तुम्हारे बेटे को भी संभालूं और घर को भी देखूं। मैंने कहा कि माँ जी, आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, घर के काम आप छोड़ दीजिए, मैं आकर कर लिया करूँगी। आप बस कबीर का ध्यान रखा कीजिए। माँ जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने मेरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, बहू, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम इतनी मेहनत करके आती हो और फिर उसके बाद घर के भी कामों में लग जाती हो। मैं चाहती हूँ कि तुम घर आने के बाद आराम किया करो। मैंने कहा कि अच्छा, आप रोना बंद कीजिए,
सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। कबीर को मैं समझा दूंगी, वो आपको परेशान नहीं करेगा। उसकी शरारतें बहुत बढ़ती जा रही हैं। मैं जानती हूँ, लेकिन वो बच्चा है, मैं उसे डांट सकती हूँ, मार नहीं सकती। आप तो जानती हैं कि वो आपसे कितना लगाव रखता है, मुझसे डरता है, लेकिन आपसे नहीं डरता, इसलिए आपको तंग करता है। माँ जी ने कहा कि अरे बेटा, कोई बात नहीं, उसमें मुझे मेरा आकाश नजर आता है। इसका बाप भी बचपन में ऐसा ही था। माँ जी को तसल्ली देने के बाद मैं अपने कमरे में गई, जहाँ दूसरे कोने में कबीर बेड पर उल्टा सीधा सो रहा था। उसके चेहरे पर मासूमियत थी। घर की दीवारें उसकी हरकतों की गवाही दे रही थी। दीवारों पर कलर से उसने अजीब अजीब तरह की पेंटिंग्स बनाई हुई थी। कहीं कार्टून्स बने हुए थे, कहीं लाइन ड्रॉ की हुई थी। दो गिलास टूटे हुए थे, टॉयज एक तरफ बिखरे हुए थे, कुछ के पहिए अलग थे, कुछ के हाथ पांव टूट चुके थे। एक तकिए की रुई बाहर निकली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे घर में आंधी आकर गुजर गई हो। कबीर की यही आदत थी, वो एक लम्हा भी सुकून से नहीं बैठता था। हर चीज को खोलना, तोड़ना, उलट पलट करना, अजीब अजीब सवाल पूछना, एक ही बात को बार बार दोहराना, कभी हंसना, कभी अचानक गुस्से में आ जाना। माँ जी सारा दिन उसको संभालने में लगी रहती थी। मैंने अब ठान लिया था कि इस साल मैं उसका स्कूल में एडमिशन करवा कर ही रहूंगी। मैंने पहले तो अपने कपड़े चेंज किए, उसके बाद खामोशी से टूटा हुआ सामान एक तरफ रखा, बर्तन उठाकर धोए, टॉयज उठाकर बॉक्स में जमा किए, झाड़ू उठाकर पूरा कमरा साफ किया, बिखरे हुए कपड़े फोल्ड करके रखे, दीवार से जितना भी रंग साफ हो सकता था साफ किया। लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद घर कुछ बेहतर नजर आने लगा था। इतनी देर में मेरी सास भी कुछ संभल चुकी थी। मैं उनके पास जाकर बैठी तो वो दोबारा रोने लगी, मगर इस बार उनके आंसू किसी और वजह के थे। वो धीरे से बोली, मुझे माफ कर देना बहू, मैंने गुस्से में कह दिया था कि कबीर मुझे बहुत तंग करता है, लेकिन क्या करूं, वो मेरा पोता है, मुझे तंग नहीं करेगा तो किसे करेगा। मैंने उनके हाथ पर अपना हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं माँ जी, हम दोनों एक ही परीक्षा से गुजर रहे हैं। कभी तुम थक जाती हो, कभी मैं टूट जाती हूँ। एक दूसरे को ही तो सहारा देना है। एक दिन ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सोच रही थी कि कबीर का स्कूल में एडमिशन कैसे करवाऊं। एडमिशन फीस चाहिए, कोर्स के पैसे, स्कूल ड्रेस, इन सब चीज़ों के लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे ना। पहले ही घर में पानी की मोटर कई महीनों से खराब पड़ी हुई थी, उसे ठीक कराने के भी मेरे पास पैसे नहीं थे। घर के बाहर सरकारी नल लगा हुआ था, हम लोग वहां से ही पानी भरते थे। महीने का खर्चा इतना था कि महीने के आखिर तक सांस अटकी रहती थी। हर रोज कोई ना कोई नया खर्चा सामने आ जाता था। कभी राशन खत्म हो जाता, कभी माँ जी की दवाइयाँ लानी होती, कभी कबीर की कोई ना कोई ज़रूरत सामने आ जाती थी। जिंदगी आसान नहीं गुजर रही थी। आकाश हमें बहुत याद आते थे। आकाश ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया था। उनके जाने के बाद मैंने भले ही बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया था, लेकिन मैंने आज तक 1 रुपया भी किसी से नाजायज़ नहीं लिया था। मैंने हमेशा यही सोचा था कि चाहे ज़िंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो जाए, भूखा क्यों ना रहना पड़ जाए, मगर अपने पति की तरह मैं भी ईमानदारी से ही पैसा कमाऊंगी। बाकी जो ऊपर वाले को मंजूर होगा, वही मेरी किस्मत होगी। मेरी सास कभी कभी कहती थी कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा उसूलों पर चलने वाली औरत हूँ। इतना ज़्यादा उसूलों पर चलने वाला तो उनका बेटा भी नहीं था। उनका मानना था कि मैं अगर अपनी ज़िंदगी के कुछ फैसले बदल देती हूँ, तो आज हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होती और हम इसी तंगी में ज़िंदगी ना गुजार रहे होते। कई बार जब हम अकेले बैठे होते, तो वो धीरे से कहती कि सुष्मिता, तुमसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? मैं कहती कि जी माँ जी, कहिए क्या बात है। वो लंबी सांस लेकर कहती कि तुम्हें याद है, जब तुम्हें शहर के इस बड़े स्कूल में नौकरी तुम्हारे भाई ने दिलवाई थी, तो वहाँ सैलरी तुम्हारे लिए कई गुना ज़्यादा थी, रहने के लिए मकान भी मिल रहा था, तुम्हारे बेटे की शिक्षा भी वहाँ मुफ्त होती, मगर तुमने सिर्फ इसीलिए इनकार कर दिया कि हमारे इस मोहल्ले के बच्चे अच्छे टीचर से दूर हो जाएंगे। तुमने कहा था, अगर सब अच्छे टीचर बड़े बड़े शहरों में शिफ्ट हो जाएंगे, तो इन छोटे छोटे मोहल्ले के बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे, और तुमने इन बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचा था। मैं उनकी बात खामोशी से सुनती रही, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलती थी। वो फिर कहने लगी कि दूसरा फैसला इससे भी बड़ा था। तुम्हारे अपने भाई ने तुम्हारे हक की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए ज़मीन छोड़ कर गए थे। वो ज़मीन अगर तुम्हारे पास होती,
तो आज वो तुम्हारे अपने बेटे के लिए कितने काम आती। यहाँ तक कि उससे तो तुम्हारे पति का इलाज भी हो सकता था। हो सकता है कि आज मेरा बेटा भी जिंदा होता। मगर तुमने सिर्फ इतना कहा कि ऊपर वाला फैसला करेगा। तुमने अपने भाइयों से इस बारे में बात तक नहीं की। वो तुम्हारे भाई थे, उन्होंने हर बार तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद करके तुम्हें समझा दिया। मैं हर बार अपनी सास की बात का एक ही जवाब देती थी, माँ जी, अगर मैं अपने भाइयों से अपने हिस्से की ज़मीन मांग लेती तो सारी ज़िंदगी उनकी शक्ल देखने के लिए तरस जाती। हमारा खून का रिश्ता भी शायद हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता। मैं अपना हक ऊपर वाले के हवाले कर चुकी हूँ। मुझे विश्वास है एक दिन वही सब कुछ ठीक कर देगा। वो मेरी तरफ देखती और लाचारी से मुस्कुरा देती, फिर कहती, तुमने ये सब मेरे बेटे से सीखा है ना। बेटी, मैं अपने बेटे को भी यही समझाती थी और तुम्हें भी यही समझा रही हूँ कि उसूलों पर चलना अच्छी बात है, लेकिन उसूल चूल्हा नहीं जलाते, उसूल दवाइयाँ नहीं खरीदते। उनकी बात सुनकर मेरा दिल दुखता ज़रूर था, मगर मैं फिर भी अपने फैसलों पर कायम रहती थी, क्योंकि मुझे हमेशा यही लगता था कि अगर इंसान एक बार अपने उसूल बेच दे तो फिर उसके पास बचता ही क्या है। उन्हीं दिनों मेरे स्कूल में फाइनल एग्ज़ाम्स होने वाले थे। मैं पहले से भी ज़्यादा बिजी रहने लगी थी। मैं हर समय बच्चों की तैयारी करवाती थी, उन्हें समझाती थी कि चीटिंग मत करना, मेहनत करना, जो आता हो वही लिखना। मेरे बारे में पूरे इलाके में एक बात फेमस थी कि मैं सिर्फ इस बच्चे को पास करती हूँ जो वाकई पास होने के काबिल होता है। बहुत से लोग मुझे बेवकूफ़ भी कहते थे। एक बार मोहल्ले के एक आदमी ने मुझे रोक कर कहा, मैडम, एक बात मान लीजिए। मैंने जल्दी से कहा कि जी बताइए, क्या बात है। वो बोला, मेरे बेटे को बस पास करवा दीजिए, मैं हर महीने आपको 1,000 रुपये आपके घर भेज दिया करूँगा। आटा दाल सब्जी सारा खर्चा निकल आया करेगा। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, भैया, अगर मैं आज आपके 1,000 रुपये लेकर आपके बच्चे को पास कर दूंगी तो कल को वो डॉक्टर बनकर किसी मरीज को मार देगा और इंजीनियर बनकर किसी की गलत इमारत गिरवा देगा। इस पाप में भी मैं बराबर की हिस्सेदारी रहूंगी। इसलिए माफ़ करना, आपके पैसे मुझे नहीं चाहिए और आपके बच्चे को नाजायज़ नंबर भी नहीं मिलेंगे। वो नाराज़ होकर चला गया था, मगर मुझे अपने फैसले पर अफसोस नहीं हुआ था। हमारे मोहल्ले में ज़्यादातर गरीब लोग रहते थे। कुछ ही ऐसे लोग थे जो बहुत ज़्यादा अमीर थे और ये आदमी उनमें से ही एक था। इन लोगों के बच्चों की शुरू से ही यही आदत थी कि पैसा हर परेशानी को हल कर देता है, मगर मेरे सामने आकर उनकी ये आदत अक्सर टूट जाती थी। फिर एक रविवार ऐसा आया जो आज भी मुझे अच्छी तरह से याद है। सुबह का समय था, मैं घर के बाहर टूटे हुए नल के पास बैठी अपने बेटे के पुराने खिलौनों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी कि अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। सामने ही एक बड़ी और सफ़ेद रंग की गाड़ी भी खड़ी थी। वो उसी गाड़ी से आया था। उसने महंगे कपड़े पहने हुए थे, उसके हाथों में फूलों से बना बुके था। मैं इस आदमी को नहीं जानती थी कि ये कौन है। ये मेरे पति का भी कोई जानने वाला नहीं था, तो फिर कौन था? मैंने कहा कि जी बताइए। उसने कहा कि सुष्मिता राघव आप ही हैं, स्कूल टीचर। मैंने कहा कि जी। इतने में मेरी सास भी बाहर आ गई थी। उन्होंने जल्दी से कहा, अरे अरे कपिल जी, आइए आइए, अंदर आइए ना, आप बाहर क्यों खड़े हुए हैं? मैंने अपनी सास की तरफ हैरानी से देखा कि वो इस आदमी को जानती थी। वो आदमी अंदर आ गया। हमारे घर में एक ही कुर्सी थी। मेरी सास ने जल्दी से वो कुर्सी साफ की और उनके सामने रख दी। वो उस पर बैठ गए। मेरे बेटे ने रोज़ की तरह घर में सारी चीज़ें इधर उधर बिखेर रखी थी। मेरी सास हंसते हुए बोली, कपिल जी, यही मेरी बहू है और बहू ये कपिल जी हैं, कपिल राय जी। बहुत अमीर आदमी है। इनका बेटा तुम्हारे ही स्कूल में पढ़ता है। ये कल तुम्हारे बारे में पूछने के लिए आए थे, तो मैंने उनसे कहा कि तुम तो रविवार के दिन ही घर में मिलोगी, इसलिए ये आज तुमसे मिलने के लिए आए हैं। आप दोनों बैठकर बातें करो, मैं अभी आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। उस आदमी ने मेरी तरफ एक नज़र भी नहीं डाली और मेरी सास से बोले, अरे नहीं माँ जी, रहने दीजिए, आज चाय पीने नहीं आया हूँ। आज मुझे सुष्मिता जी से बहुत ज़रूरी बात करनी है, वही करके वापस चला जाऊँगा। मैंने इज्जत से कहा कि जी सर, कहिए क्या बात है। वो थोड़ा आगे झुके, फिर हंसकर बोले, मेरा बेटा हरीश है ना, वो आपके क्लास में है। वो कहता है कि आप उसके क्लास टीचर हो। फिर उनका चेहरा सीरियस हो गया। वो बोले, बात यह है कि मेरा बेटा पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर है। हम चाहते हैं कि उसे थोड़ा पढ़ा लिखाकर बाहर विदेश भेजें, उसे बड़ा डॉक्टर बनाएं, मगर शुरू से ही बेचारा फेल होता आ रहा है। मेरे बेटे का दिल छोटा हो जाएगा।
पिछले साल भी उसे तुमने फेल कर दिया था। इस साल उसे पास कर देना, बदले में जो भी मांगोगी मिलेगा। मैं आपको कुछ भी देने को तैयार हूँ। उनकी बात सुनते ही मैंने देखा कि मेरी सास के चेहरे का रंग बदल गया। वो जानती थी कि आदमी मुझसे इस बारे में बात करने के लिए आया है, मगर मुझसे छुपा रही थी। उनकी नज़रें जल्दी से कबीर की तरफ गईं। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि उनके दिल में क्या चल रहा है। शायद वो सोच रही थी कि अगर आज कुछ पैसे मिल जाएं तो कबीर का स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। वो धीरे से इस आदमी से कहने लगी, कपिल साहब, जब से मेरा बेटा इस दुनिया से गया है, हमारे परिवार की तो व्यवस्था ही खराब हो गई। हम लोग बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और मेरा पोता। अभी वो बात पूरी भी ना कर सकी थी कि मैंने नरमी से कहा कि माँ जी, आप ज़रा अंदर जाइए, मैं इनसे बात करती हूँ। उन्होंने मेरी तरफ देखा। शायद वो समझ गई थी कि मैं क्या करने वाली हूँ। वो खामोशी से अंदर चली गई। कपिल राय जल्दी से बोले, क्या हुआ? आपका बेटा बीमार है क्या? कितने पैसे चाहिए? अरे मैडम जी, आप तो बस एक बार बता दो आपको कितने पैसे चाहिए, मैं दे देता हूँ। फिर आप देखो, आपकी परेशानियाँ चुटकियों में हल कर दूंगा। मैंने बहुत इज्जत से कहा, देखिए कपिल साहब, मेरे लिए स्कूल का हर बच्चा बराबर है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। मैं सबकी कॉपियाँ एक ही नज़र से देखती हूँ। अगर आपका बेटा अच्छे नंबर लेकर आएगा तो वो ज़रूर पास हो जाएगा। हमारे स्कूल में एक नियम है कि अगर कोई बच्चा एक दो नंबर से रह जाए तो हम उसे दोबारा पेपर देने की ऑफ़र देते हैं। ये सहूलियत सबके लिए है। अगर हरीश भी एक दो नंबर से रह गया तो मैं उसे भी पास कर दूंगी, उसकी दोबारा परीक्षा ले लूँगी। अगर उसके बहुत ज़्यादा कम नंबर आए तो फिर मैं उसे गलत तरीके से पास नहीं कर सकती। मैंने मुस्कुराकर आगे कहा, अभी तो एग्ज़ाम शुरू भी नहीं हुए, कल पहला एग्ज़ाम है। आपके पास तो ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, उसके लिए कोई अच्छा ट्यूटर रख लीजिए। कुछ दिन बच्चे को मोबाइल से दूर रखिए, दोस्तों के साथ खेलना बंद करवाइए, पूरा ध्यान पढ़ाई पर दिलवाइए। ऊपर वाले की कृपा से वो अपनी मेहनत से पास हो जाएगा। मैंने आखिर में कहा, इससे ज़्यादा मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती और ना ही मुझे आपसे कुछ चाहिए। आप हमारे घर आए, यही हमारे लिए इज्जत की बात है। मैंने उनसे पूरी बातचीत बहुत ही इज्जत से की थी, मगर मेरी बात खत्म होते ही कपिल राय के चेहरे का रंग बदल गया। उनकी आंखों में सख्ती आ गई थी। वो धीरे से बोले, मतलब अगर मेरा बेटा फेल हुआ तो उसे फेल ही करूंगी? मैंने सुकून से जवाब दिया कि मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं आपके बेटे को फेल करूंगी। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर वो फेल होने के काबिल हुआ तो फिर वो फेल ही होगा। ये सुनते ही वो गुस्से से अपनी जगह से खड़े हो गए। उन्होंने जोर से अपना पांव जमीन पर मारा। उनके चेहरे पर ऐसा गुस्सा था जैसे किसी ने उनकी बेइज्जती कर दी हो। उन्होंने एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़े। उनका नौकर भी खामोशी से फूलों का बुके वापस उठाकर उनके पीछे चल दिया। कुछ ही लम्हों बाद उनकी गाड़ी की आवाज़ दूर होती चली गई, जबकि हमारे छोटे से घर में एक बार फिर से खामोशी छा गई। उनके जाते ही घर का दरवाज़ा बंद हुआ तो कुछ लम्हों तक अजीब सी खामोशी छाई रही। मैंने गहरा सांस लिया और दिल ही दिल में प्रार्थना की कि बस ऊपर वाला रक्षा करे। अभी मैं कुर्सी पर बैठी ही थी कि माँ जी तेज कदमों से मेरे सामने आकर खड़ी हो गईं। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो बोली, सुष्मिता, आखिर तुमने ये क्या किया? एक बार मेरी बात भी मान लेती तो कौन सा आसमान टूट पड़ता। वो वैसे भी एक बिजनेसमैन का बेटा है, सारी जिंदगी उसे अपने पिता का कारोबार ही तो संभालना है। तुम उसको एक क्लास में रुककर क्या बदल लोगी? पूरा सिस्टम क्या तुम अकेले ही ठीक कर लोगी? ये दुनिया ऐसे नहीं चलती, कभी कभी हालात के साथ चलना पड़ता है। अगर आज तुम उसे पास कर देती तो कुछ पैसे ही मिल जाते, घर के हालात ठीक हो सकते थे, तुम्हारे बेटे का एडमिशन हो सकता था। मगर तुम्हें तो किसी की फिक्र ही नहीं है, तुम्हारे उसूल ही सबसे बड़े हैं। न मेरी कोई तकलीफ तुम्हें नजर आती है, ना अपने बेटे की। मैं खामोशी से उनकी बात सुनती रही। वो लगातार बोलती जा रही थी। उनके दिल में काफ़ी सारा दुख जमा था और आज जैसे सब एक साथ बाहर निकल कर आ रहा था। मैंने धीरे से कहा, माँ जी, अगर आज मैं एक बच्चे को गलत तरीके से पास कर दूं तो कल दूसरा बच्चा आ जाएगा, फिर तीसरा आएगा और फिर मेरे पास किसी को मना करने का कोई हक नहीं बचेगा। एक टीचर अगर खुद इंसाफ ना करे तो फिर वो बच्चों को इंसाफ का पाठ कैसे पढ़ाएगा? वो कड़वे अंदाज में बोली, इंसाफ से पहले अपना घर तो देखो, खाली बर्तन इंसाफ से नहीं भरते। गरीब लोगों की जिंदगी उसूलों पर नहीं चलती। मैंने फिर भी नरमी से कहा कि ऊपर वाला है ना, वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा। आखिर मेरे अंदर भी गुस्सा भर गया।
मैंने सख्त अंदाज में कहा, माँ जी, यही परेशानी है। आप जैसे लोग ही दूसरों को मजबूर करते हैं कि जहाँ से मर्जी पैसा लाओ, जैसे मर्जी पैसा लाओ। फिर इंसान आपकी बातों में आकर जैसे मर्जी चाहे कमाना शुरू कर देता है। किसी का हक खाता है, रिश्वत लेता है, झूठ बोलता है, धोखा देता है। फिर यही लोग कहते हैं कि समाज खराब हो गया। अगर मुझे ऊपर वाले का डर न होता तो शायद मैं अभी आज दौलतमंद होती, मगर मैं अपने पति के इस घर में कोई गलत काम नहीं कर सकती। वो खामोश हो गईं, मगर उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उन्होंने मेरी कोई बात स्वीकार नहीं की है। मैं गुस्से में अपने कमरे में चली गई थी। शाम ढल गई, मेरे दिल का गुस्सा ठंडा हुआ तो मैं वापस घर के कामों में लग गई। फिर मैंने खुद ही अपनी सास से बात की, उन्हें मनाया, उनके आंसू साफ किए। वो भी खामोश हो गईं। हम दोनों ने खाना खाया। वैसे तो सब कुछ ठीक हो गया था, मगर मुझे महसूस हो रहा था कि उन्होंने ये बात अपने दिल में रख ली है। फिर एग्ज़ाम शुरू हो गए। हर रोज़ मैं बच्चों के एग्ज़ाम ले रही थी, क्लास में निगरानी करती थी। मुझे अपने बेटे की फ़िक्र लगी रहती थी। घर के हालात अलग थे, मगर परीक्षा अपनी जगह ज़िम्मेदारी थी। मैं ख़ास तौर पर हरीश को देखती रहती थी। वो कॉपी सामने रखकर भी छत को देखता था। कभी खिड़की से बाहर, कभी पेंसिल घुमाता रहता था। ऐसा लगता था जैसे उसे क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं पता। मैं दिल ही दिल में अफ़सोस करती थी कि अगर उसने उस समय मेहनत की होती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। कुछ दिन के बाद जब सारे एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो मैं घर पर बैठकर कॉपियाँ चेक कर रही थी। मेरे सामने हरीश की कॉपी पड़ी थी। मैंने एक-एक पेज पलटा, जहाँ आंसर होने चाहिए थे, वहाँ फ़िज़ूल लाइन्स बनी हुई थी। कहीं आधा आंसर चीट किया गया था, कहीं बेमतलब आंसर लिखा हुआ था। ज़्यादातर पेज खाली ही थे। मैं अभी नंबर काउंट ही कर रही थी कि मेरा फ़ोन बज उठा। उस तरफ कपिल राय था। उसने डायरेक्ट कहा, मैडम, अभी भी समय है। मेरे बेटे को पास कर दो, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने सुकून से जवाब दिया, कपिल सर, आपके बेटे ने पूरे एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं लिखा। मैं उसे नंबर किस बात के दूँ? वो सख्त अंदाज में बोला, जो दूसरों को देती हो वही दे दो। मैंने कहा, दूसरों ने कुछ लिखा भी तो है। इतना कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मेरे दिल में एक लम्हे के लिए भी डर नहीं आया था। मैंने हरीश को वही नंबर दिए जिनका वो हकदार था। रिपोर्ट कार्ड तैयार हुआ। छठी क्लास का रिपोर्ट कार्ड निकला। हरीश फेल हो गया। वो पहले भी एक बार इस क्लास में रह चुका था। शुरू में उसके पेरेंट्स ने उसे लाड प्यार में देर से स्कूल में दाखिल करवाया था, फिर भी उसने कभी पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया था। बाकी सारे बच्चे अगली क्लास में चले गए थे। कुछ दिन के बाद मुझे किसी ने बताया कि रिजल्ट वाले दिन हरीश घर जाकर बहुत रोया था। वो बार बार एक ही बात कह रहा था कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, सब कहते हैं कि ये फेल हो गया। ये सुनकर मुझे उस पर तरस ज़रूर आया था, मगर मैं जानती थी कि झूठे नंबर देकर मैं उसकी ज़िंदगी बेहतर नहीं बना सकती थी। हमारे शहर का माहौल भी अजीब था। यहाँ आज भी बहुत से लोग गरीब को नीचा समझते थे। बिजनेसमैन, नेता और बड़े बड़े आदमियों को ही माना जाता था। मुझे हमेशा यही लगता था कि अगर कहीं सब बराबर हो सकते हैं तो वो स्कूल है। कम से कम क्लासरूम के अंदर तो अमीर और गरीब की एक ही हैसियत होनी चाहिए। मुझे क्या पता था कि मेरी यही सोच मेरी ज़िंदगी बदल देगी। एक दिन स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। सारे बच्चे अपने अपने घरों को जा चुके थे। सिर्फ एक बच्चा बाकी रह गया था। वो बहुत गरीब मजदूर का बेटा था। उसका पिता रोज़ाना ईंटों के भट्टे पर मजदूरी करता था और अक्सर देर से उसे लेने आता था। मैंने बच्चे से कहा कि रो नहीं, मैं तुम्हारे साथ बैठी हूँ। जब तक तुम्हारे पापा नहीं आ जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो खामोशी से बेंच पर बैठा रहा। मैं ऑफिस के सामने खड़ी उसके साथ बातें करती रही। लगभग आधा घंटा गुजर गया था कि अचानक स्कूल के बाहर गाड़ियों के ब्रेक लगने की आवाज़ आई। कुछ ही लम्हों में कपिल राय अपने कई आदमियों के साथ अंदर दाखिल हुआ। उनके चेहरे पर गुस्सा था। वो ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगे कि देखो देखो, ये मैडम क्या कर रही हैं, ये बच्चों के साथ कैसी हरकतें करती हैं। मेरी समझ में कुछ नहीं आया था। मैं हैरान होकर उनकी तरफ देख रही थी। उसी गरीब बच्चे का पिता दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। कपिल राय ने उसके कंधे पर हाथ रखा। फिर न जाने इससे पहले क्या बात हुई थी, क्या लालच दिया गया था, क्या दबाव डाला गया था। अचानक वो आदमी मेरी तरफ उंगली उठाकर चिल्लाने लगा, मैडम जी, मेरे बेटे के साथ गलत काम करने की कोशिश करती हो। कपिल साहब समय पर आ गए, वरना ना जाने क्या हो जाता। ये सुनकर मेरा शरीर जैसे पत्थर का हो गया था। मैं कुछ लम्हों तक तो बोल ही नहीं सकी। इतनी देर में वहां पर काफी लोग जमा होना शुरू हो गए। कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था।
बड़ी मुश्किल से वहां से खुद को बचाकर भागी थी और अपने घर आ गई थी। मेरी सांस तेज तेज चल रही थी। माँ जी बोली, क्या हो गया है बहू, तुम्हारी हालत कैसी हो रही है? मैंने कहा, कुछ नहीं माँ जी, बस स्कूल में कुछ लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। मैं उनको समझा रही थी, मगर किसी की समझ नहीं आया तो मैं वहां से भाग आई। मेरी सास ने कहा, वो कौन लोग थे? अभी हम लोग बातें ही कर रहे थे, इतनी ही देर में 3-4 गुंडे हमारे घर के अंदर घुस पड़े। मैं और मेरी सास जोर जोर से चिल्लाने लगे कि तुम लोग कौन हो और हमारे घर में क्यों घुसे आ रहे हो? मैं पहले ही स्कूल में होने वाले हादसे से बहुत डरी हुई थी। अब इन गुंडों को अपने घर में देखकर और भी ज्यादा परेशान हो गई थी। मेरा बेटा कमरे में खेल रहा था। उन चारों गुंडों ने अपने चेहरे पर रुमाल लपेटा हुआ था, जिससे उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उन लोगों ने आकर हमारे घर का सारा सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे शोर पैदा होने लगा। हम भी चिल्लाने लगे। मेरा बेटा भी डरकर अपनी दादी के गले लग गया था। वो रो रहा था। मेरी सास भी रो रही थी। मोहल्ले के लोग आकर हमारे दरवाजे पर खड़े हो गए। हम अकेली औरतें थे। लोगों को हमारी मदद करनी चाहिए थी, मगर कोई भी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। भीड़ बढ़ती रही और लोग तमाशा देखते रहे। मैंने चीखकर कहा, ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? तो उन्होंने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। मैं दूर गिरने से बची थी। उनमें से एक आदमी ने मेरी सास को पकड़ा। मेरी सास जोर जोर से चिल्लाने लगी कि छोड़ दो हमें, छोड़ दो, हम पुलिस को बुलाएंगे। उस आदमी ने उनको कंधे से झंझोड़ कर धक्का देते हुए घर से बाहर कर दिया और कहा, बाहर निकल बुढ़िया। मैं भी रो रही थी। फिर उसने मेरे बेटे को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद उन्होंने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। घर में वो चार और मैं अकेली औरत थी। मैं कह रही थी, तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, निकल जाओ मेरे घर से। 3 गुंडे एक तरफ खड़े हो गए और उनमें से एक गुंडा मेरे करीब आया। उसने मेरे शरीर पर मौजूद कपड़ों को जगह जगह से फाड़ दिया। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी। मेरे चिल्लाने पर उसने एक और थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और कहने लगा, तेरी चीखों से ही तो सबको ये लगेगा कि हम तेरी इज्जत खराब कर रहे हैं। मैंने कहा, क्यों कर रहे हो ये सब तुम लोग? उसने कहा, ये सब तो तुझे पता चल जाएगा। उसके बाद वो चारों गुंडे एक साथ मिलकर हंसने लगे और फिर एक एक करके इस तरह घर से बाहर निकले जैसे वो एक एक अपनी हवस पूरी करके जा रहे हों। मैं बुरी तरह से रो रही थी। पूरा मोहल्ला ये तमाशा देख रहा था। किसी ने भी कोशिश नहीं की थी कि वो हमें बचा सके। मैं जिस मोहल्ले की ईमानदार टीचर कहलाती थी, उसी मोहल्ले ने मुझे मुजरिम बना दिया गया था। मेरी सास लोगों के आगे हाथ जोड़ जोड़ कर कह रही थी कि मेरी बहू को बचा लो। मेरा बेटा रो रहा था, मम्मी मम्मी चिल्ला रहा था। मोहल्ले की औरतें कह रही थी कि कैसी औरत है। आज ही तो मेरे पति बता रहे थे कि ये स्कूल में किसी बच्चे के साथ बदतमीजी कर रही थी, और आज देखो घर में आदमी आ रहे हैं और इन लोगों के साथ अब ये सब कुछ हो रहा है, तो कितना शोर शराबा कर रहे हैं। पूरे मोहल्ले को गंदा कर दिया इन लोगों ने। मेरी सास ने जब ये बात सुनी तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और उन लोगों के सामने हाथ जोड़ने लगी कि नहीं, मेरी बहू ऐसी नहीं है, वो बहुत ही अच्छी औरत है। स्कूल में भी उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, मगर वो अकेली औरत इतने सारे लोगों को विश्वास नहीं दिला सकी। उस दिन मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी गई थी। जिस इंसान ने बच्चों को हमेशा अच्छाई सिखाई थी, उसे लोग बुराई की मिसाल बना रहे थे। पूरे मोहल्ले में ये मशहूर हो गया कि उन चारों गुंडों ने घर में घुसकर मेरी इज्जत खराब कर दी और मैं खराब औरत हूँ। वो चारों अपना इरादा पूरा करके मेरे घर से निकल गए थे। दरवाज़ा खुलते ही मेरी सास एक झटके से अंदर आई और मुझसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। हम तीनों चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे, मगर कोई हमें तसल्ली देने वाला नहीं था। मेरे चेहरे पर थप्पड़ों के निशान थे। मैं सोच रही थी कि शायद इंसान की बरसों की कमाई हुई इज्जत को मिट्टी में मिलाने के लिए सिर्फ एक झूठा इल्ज़ाम ही काफ़ी होता है। सच कहते हैं कि जिस घर में मर्द नहीं होता, वहाँ औरतों पर जुल्म करना लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है। मेरे कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, होठ से खून बह रहा था। सांस लेती तो पूरे शरीर में दर्द की लहर दौड़ जाती, मगर शरीर की तकलीफ से कहीं ज़्यादा मेरे दिल की तकलीफ थी। सारी जिंदगी मैंने अपने पति और अपनी इज्जत को संभाल कर रखा था, वो कुछ लम्हों में ही मेरे सामने मिट्टी में मिल गई थी। मेरी सास और मेरा बेटा बुरी तरह से रो रहे थे। कबीर के भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरी सास कबीर को सीने से लगाकर कमरे में चली गईं, क्योंकि वो अपने मासूम पोते को उसकी माँ की ऐसी बेइज्जती देखते हुए और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तभी मेरी नज़र जैसे ही अपने घर के दरवाजे पर गई तो मैंने देखा कि मेरे घर के दरवाजे से धीरे धीरे चलते हुए कपिल राय अंदर की तरफ आ रहा है।
वो मुझसे कुछ दूरी पर आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर जीत भरी मुस्कुराहट थी। मैं समझ गई थी कि वो आदमी उसके ही भेजे हुए थे। वो धीरे से मेरे करीब बैठा और कहने लगा, अरे मैडम, ये आपके साथ क्या हो गया? मुझे बहुत अफसोस है आपकी इस हालत पर। अब ज़माना क्या कहेगा? मैं उसे घूर कर देख रही थी। मन तो कर रहा था कि उसकी जान ले लूं, लेकिन मैं लाचार औरत थी, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। वो मेरे घर ऐसे आया था जैसे बहुत बड़ा मसीहा है, लेकिन मैं जानती थी कि वो कितना घटिया इंसान है। उसने मुझसे बदला लिया था। कुछ देर के बाद वो वहां से चला गया। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग भी बोर होने लगे थे। तमाशा खत्म हो चुका था। वहां मौजूद लोग अपने अपने घरों को वापस जा रहे थे। मैं अभी भी अपने घर में ऐसे बैठी हुई थी जैसे ये मेरा घर नहीं है, जैसे यहाँ की एक एक दीवार मुझे नोचने के लिए तैयार है। मुझे हर एक चीज़ से नफरत हो रही थी, खुद से भी घिन महसूस हो रही थी। अभी मैं अपने घर के आंगन में बैठी अपनी किस्मत को कोस रही थी, जब मेरे घर के दरवाजे से एक बूढ़ी औरत अंदर दाखिल हुई। वो धीरे धीरे मेरे करीब आई। उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे। शरीर बहुत कमज़ोर लग रहा था, जैसे वो खुद भी किसी बीमारी से लड़ रही हो। वो मेरे सामने झुकी। उसने दोनों हाथों से मुझे सहारा दिया और बड़ी मुश्किल से खड़ा किया। फिर अपने हाथों से उसने मेरे कपड़े ठीक किए। उसकी इस मोहब्बत ने मेरी आंखें फिर से नम कर दी थीं। मैं धीमी आवाज़ में बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो कुछ लम्हे खामोश रही। फिर उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, उसूल सिर्फ उसूल वालों के लिए होते हैं। शेर से लड़ना हो तो शेर बनना पड़ता है, कुत्तों से लड़ना हो तो कुत्ता भी बनना पड़ता है। तुमने अच्छा इंसान बनने की कोशिश की, मगर बुरे लोगों ने तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमज़ोरी समझ लिया। ये दुनिया हमेशा सीधे इंसान के साथ सीधी नहीं चलती। मैं खामोशी से उस बुढ़िया की बातें सुनती रही। उसने मुझे एक लिफाफा दिया और बोली, इसे मेरे जाने के बाद अकेले में खोलना। मैंने जल्दी से वो लिफाफा उसे वापस करना चाहा। मैंने कहा, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी इज्जत प्यारी है, लेकिन आज वो मुझसे छीन ली गई। उस बूढ़ी औरत ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। फिर बोली कि इसमें पैसे नहीं है, इसे खोल कर देखना, ये तुम्हारी ज़िंदगी को एक नया मकसद दे सकता है। तुम पढ़ी लिखी औरत हो, हर इंसान ये काम नहीं कर सकता। अगर कभी इरादा बन जाए तो लिफाफे में मेरा नंबर भी रखा हुआ है, मुझे फ़ोन कर देना, बाकी सब बातें फिर हो जाएंगी। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखती रह गई। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वो हमारे मोहल्ले की भी नहीं थी। उसकी बातें अजीब थी, उसका अंदाज भी बहुत अजीब था, और वो लिफाफा भी मेरे लिए एक अजूबा बन चुका था। मैं कुछ और पूछती इससे पहले ही वो औरत धीरे धीरे चलती हुई वहां से चली गई थी। मैं लिफाफे को ध्यान से देखती रह गई। फिर अचानक मुझे ध्यान आया कि मुझे इस औरत से पूछना चाहिए, ये कौन है। मैं दौड़कर अपने घर के दरवाजे तक गई, मगर वो तब तक वहां से जा चुकी थी। वो औरत सच में बहुत बीमार लग रही थी। मैं खामोशी से अपने घर के अंदर आ गई और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे। मेरी सास भी कमरे से बाहर निकल आई थी। उन्होंने मेरे बेटे को सुला दिया था। उन्होंने मेरे लिए कपड़े निकाल कर दिए और कहा कि बहू, नहा धोकर ये कपड़े पहन लो। मेरी हालत देखकर मेरी सास की आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। मैं कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। मैंने आईने के सामने खुद को देखा तो मेरे चेहरे पर जख्मों के निशान थे। ये जख्म तो एक दिन वक्त के साथ साथ भर जाएंगे, मगर आज मेरी इज्जत पर जो जख्म लगा था वो सारी जिंदगी नहीं जाने वाला था। अगले दिन स्कूल से मैसेज आया कि मेरी नौकरी चली गई थी। मैंने जब ये बात अपनी सास को बताई तो उन्होंने कहा कि बहू, ये तो होना ही था। अभी तो हमारे साथ और भी बहुत कुछ बड़ा होना है। अब तुम्हारी नौकरी चली गई, इस मोहल्ले में अब हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। हर गली के लोग हम पर उंगलियां उठाएंगे, हर बच्चा तुम्हें देखकर बातें करेगा। मैं तो कहती हूँ कि इस मोहल्ले को छोड़ देते हैं, वहाँ चलते हैं जहाँ हमें कोई ना जानता हो, जहाँ हम नई जिंदगी शुरू कर सकें। मैं काफ़ी देर तक खामोश बैठी रही। मुझे उस लिफाफे के बारे में याद आया जो मुझे वो बूढ़ी औरत देकर गई थी। मैंने वो लिफाफा अपनी अलमारी से निकाला। पहले उस लिफाफे की तरफ देखा और अपनी सास के आंसुओं की तरफ। आखिर में मैंने धीरे से कहा कि आप ठीक कह रही हैं, अब हमें कुछ करना होगा। मेरे दिमाग में बार बार इस लिफाफे का ख्याल आ रहा था। मैं समझ रही थी कि शायद इसमें कुछ पैसे होंगे या किसी एनजीओ का पता होगा, मगर न जाने क्यों मेरे दिल में अजीब सा एहसास था, इस लिफाफे के अंदर कुछ और ही है। मैं खामोशी से चारपाई पर बैठ गई। कबीर भी कमरे के एक कोने में बैठा अपनी ही दुनिया में मगन था। मेरी सास सामने खामोशी से खड़ी हुई थी। उनकी आंखें लगातार रोने की वजह से सूज चुकी थी। मैंने वो लिफाफा बड़ी सावधानी से खोलना शुरू किया। लिफाफा खोलते ही मुझे एहसास हुआ
कि ये कोई मामूली लिफाफा नहीं है। उसके अंदर सिर्फ एक लेटर नहीं रखा था, बल्कि एक मोटा सा पैकेट भी था। मैंने धीरे धीरे उसकी तह खोली। अंदर 2-3 कागजात थे। जैसे ही मेरी नज़र उन पर पड़ी और मैंने उन्हें पढ़ना शुरू किया, तो कुछ ही लम्हों में मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे। हर पेज पढ़ते हुए मेरे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। पहला कागज़ ख़त्म किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आखिरी पन्ने तक पहुँचते पहुँचते मुझे पूरी बात समझ आ गई थी। मैंने जल्दी से आखिरी वाले पेज पर लिखे हुए मोबाइल नंबर को डायल किया और एक लम्हा बर्बाद किए बिना फ़ोन मिला दिया। कुछ घंटियाँ बजने के बाद दूसरी तरफ से उसी बूढ़ी औरत की आवाज़ आई। वो बोली कि लगता है तुमने सब कुछ पढ़ लिया है। मैंने धीमी आवाज़ में कहा कि जी, मैंने सब पढ़ लिया, अब मुझे क्या करना है? वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, ज़्यादा सवाल मत पूछो, अभी सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुनो। लगभग आधे घंटे बाद एक गाड़ी तुम्हारे घर के सामने आ जाएगी। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब है, तो सिर्फ वही साथ ले लेना, बाकी सब छोड़ देना। फिर खामोशी से अपने बच्चे और अपनी सास के साथ गाड़ी में बैठ जाना। वो गाड़ी तुम्हें सीधा मेरे पास ले आएगी। बाकी सारी बातें यहाँ आकर होंगी। मैंने पूछना चाहा, आखिर ये सब क्या है? आप कौन हैं? मुझे कहाँ बुला रही हैं? मगर उसने सिर्फ इतना कहा, ये सब जानने के लिए तुम्हें यहाँ आना होगा। फिर उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैं काफ़ी देर तक मोबाइल हाथ में लेकर बैठी रही। अगर ये ज़्यादा समय पहले की बात होती, तो शायद मैं इस औरत पर विश्वास न करती। मगर अब मेरी ज़िंदगी वैसे भी बर्बाद हो चुकी थी। नौकरी जा चुकी थी, इज़्ज़त मिट्टी में मिल चुकी थी। मोहल्ले वालों ने भी हमें बुरा भला कहना शुरू कर दिया था। मेरे पास खोने के लिए अब कुछ भी बाकी नहीं बचा था, और जो कुछ मैंने उन कागज़ात में पढ़ा था, उसके बाद मुझे विश्वास हो गया था कि यहाँ से भागना नहीं था। ये शायद मेरी ज़िंदगी के एक नए रास्ते की शुरुआत थी। मैंने अपनी सास को आवाज़ दी। जल्दी से मेरे पास आ गईं वो। मैंने उनकी तरफ देखकर कहा कि कबीर को तैयार कर लीजिए, हम यहाँ से चल रहे हैं। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने सर हिलाते हुए कहा, अभी मुझे भी पूरी तरह से पता नहीं है, मगर मैं इतना जानती हूँ कि यहाँ अब हमारा कुछ नहीं बचेगा। आगे उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। शायद उन्होंने मेरे चेहरे पर वो विश्वास देख लिया था जो कई महीनों के बाद पहली बार वापस आया था। वो जल्दी से कबीर के कपड़े बदलने लगी। मैंने घर के अंदर नज़र दौड़ाई। एक कमरा था, ये टूटा हुआ सामान, ये दीवारें, ये सब हमारी बेशुमार यादों से भरा हुआ था। मगर अब समय यादों को समेटने का नहीं था। मैंने अपनी कुछ पसंदीदा किताबें उठाईं, अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स रखे, 2-3 जोड़ी कपड़े रखे और कुछ ज़रूरी कागजात, माँ जी की दवाइयाँ, और बस इतना ही सामान लिया। बाकी सब कुछ पीछे वहीं छोड़ दिया। लगभग आधा घंटा गुजरा होगा कि घर के बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। मैं बाहर निकली। एक बड़ी काले रंग की गाड़ी हमारे दरवाजे के सामने खड़ी हुई थी। ड्राइवर गाड़ी से उतरा। उसने ना कोई सवाल किया और ना ही बताया कि वह कौन है। सिर्फ इज्जत से सर झुकाया और हमारा सामान उठाकर गाड़ी में रखने लगा। हम तीनों खामोशी से गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी धीरे धीरे मोहल्ले से निकल गई थी। मैं खिड़की से बाहर देखती रही। वही स्कूल, वही गलियां, वही मोहल्ला, वही रास्ते जहां मैंने कई साल दिए थे, सब पीछे रहते जा रहे थे। माँ जी भी खामोश बैठी हुई थी। कबीर कभी खिड़की से बाहर देखता और कभी अपनी दादी के कंधे पर सर रख देता। काफ़ी देर यात्रा जारी रही। फिर मैं रास्तों को पहचानने लगी। मैंने समझ लिया था कि हम दूसरे शहर में आ चुके हैं। वहां दाखिल होने के बाद गाड़ी चौड़ी सड़कों से गुजरी, फिर एक सुनसान और सुकून भरे इलाके में मुड़ गई। कुछ मिनट बाद एक बड़े सुंदर बंगले के सामने जाकर रुक गई। लोहे का बड़ा सा गेट खुला, गाड़ी अंदर दाखिल हुई। हरी घास, सुंदर फूल, साफ सुथरा लॉन, ऊंचे ऊंचे पेड़, सब कुछ किसी मूवी जैसा लग रहा था। जैसे ही हम गाड़ी से उतरे, वही बूढ़ी औरत दरवाजे पर खड़ी हमारा इंतजार कर रही थी। उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया, फिर माँ जी को भी नमस्ते किया। कबीर के सर पर मोहब्बत से हाथ फेरा। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी अजनबी के नहीं बल्कि अपने किसी रिश्तेदार के घर आए हों। थोड़ी देर के बाद एक बूढ़ा आदमी भी बाहर आ गया। उन्होंने बताया कि ये मेरा पति है। फिर वो लोग मुस्कुराते हुए हमें घर के अंदर ले गए थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो पहले से ही हमारे आने की तैयारी कर चुके हों। मुझे लॉन में रखी हुई आरामदायक कुर्सी पर बैठा दिया गया। कुछ ही मिनट के बाद ठंडा पानी लाया गया, फिर गर्म चाय, उसके बाद खाना टेबल पर सजा दिया गया। मैं कई घंटों से भूखी थी। माँ जी, कबीर का भी यही हाल था, मगर मैं झिझक रही थी। उस बूढ़ी औरत और उसके पति ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले सुकून से खाना खा लीजिए, बाद में बात हो जाएगी।
इधर कबीर पहली बार कई दिनों बाद खुश नजर आ रहा था। वो लॉन में दौड़ने लगा, कभी घास पर बैठ जाता, कभी फूलों को देखता, कभी पानी के फव्वारे के पास चला जाता। मैं घबराकर बोली, मेरा बेटा पहली बार ये सब कुछ देख रहा है, इसलिए बहुत खुश हो रहा है, कहीं ये किसी चीज को नुकसान न पहुंचा दे। तो वो बूढ़ा आदमी बोला, नहीं कोई बात नहीं, बच्चा है, खेलने दो, काफी समय के बाद शायद उसे इतनी खुली जगह मिली है। उसकी बात सुनकर मेरे दिल पर जैसे बोझ सा हल्का हो गया था। खाना खत्म होने के बाद वो बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी अपनी कुर्सी से उठे। बूढ़ी औरत मेरे सामने आकर बैठ गई। कुछ लम्हे खामोशी से मुझे देखती रही, फिर उसने गहरा सांस लिया और धीमे अंदाज में बोली, अब समय आ गया है मैं तुम्हें बताऊं असल बात क्या है। उस बूढ़ी औरत ने पानी का एक घूंट पिया, फिर कुर्सी से टेक लगाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी थकान थी और सालों का दर्द भी था। वो अपने पति से बोली, आप ही सुष्मिता को सब कुछ बताइए। फिर उसका पति भी बराबर वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। उस आदमी ने कहा, मैं आज आपको पहली बार देख रहा हूँ। मेरी पत्नी ने मुझे बताया था आपके बारे में कि कल आपके साथ क्या क्या हुआ। मुझे बहुत अफसोस हुआ। दरअसल हमारी कोई संतान नहीं है, सिर्फ मैं और मेरी पत्नी है। ऊपर वाले ने हमें बहुत दौलत दी है, ये बंगला है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, मगर संतान तो भाग्यशाली लोगों की होती है। अब जिंदगी के आखिरी दिन चल रहे हैं। मेरी पत्नी को कैंसर है, डॉक्टर साहब कह चुके हैं कि ज़्यादा समय बाकी नहीं है। मैं खामोशी से उनकी बात सुनती रही। वो दोबारा बोले, हम कपिल राय को बहुत अच्छे से जानते हैं। जहाँ पर उसका घर है वहीं कभी हमारा भी घर हुआ करता था। दरअसल मैं कपिल राय को अपना भाई मानता था, उस पर अंधा भरोसा करता था, मगर उसने मेरी दोस्ती का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। उसने एक ऐसा संगीन जुर्म किया जिसे मैं आज तक नहीं भूल सका। उस जमाने में उसके पास बहुत पैसा था। उसने पुलिस को खरीद लिया, अफसरों को खरीद लिया, गवाहों को खरीद लिया। मुकदमे की फाइलों पर ताले लग गए, सब कुछ दफन हो गया। वो आज़ाद घूमता रहा और मैं सालों तक इंसाफ के लिए तड़पता रहा। मेरी पत्नी अकेले मेरे लिए तड़पती रही, तरसती रही, बीमार रही। इतना कहते हुए उनकी आवाज़ रोती हुई हो गई थी। उन्होंने टेबल पर रखे हुए कुछ कागजात मेरी तरफ सरका दिए, फिर बोले कि ऊपर वाला कभी बेगुनाहों को अकेला नहीं छोड़ता। कुछ दिन पहले मुझे एक ऐसा सबूत मिला है जो सालों पहले मेरे पास नहीं था। वही सबूत तुम इस लिफाफे में देख चुकी हो। अब अगर ये मुकदमा दोबारा खुल जाए तो कपिल राय के बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। यही सबूत उसकी पूरी सल्तनत को डुबोने के लिए काफ़ी है। मैं पूरे ध्यान से उसकी बात सुनती रही थी। वो आगे झुका और बोला, जिस मोहल्ले में तुम रहती हो वहाँ मेरी पत्नी के रिश्तेदार रहते हैं। वो उसी मोहल्ले में अपने रिश्तेदारों के यहाँ मिलने गई थी जब उसने तुम्हारे घर पर हंगामा होते हुए देखा। कपिल राय और उसके आदमियों को तुम्हारे यहाँ देखा तो वो सब समझ गई थी कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। इसलिए उसने मुझे फ़ोन पर सारी बात बताई और मैंने अपने नौकर के हाथ ये लिफाफा अपनी पत्नी को भिजवाया ताकि ये लिफाफा तुम तक पहुँच सके और तुम यहाँ मुझसे मिलने आ सको। देखो, मैं खुद ये जंग नहीं लड़ सकता, मैं भी काफ़ी सारी बीमारियों से घिरा हुआ हूँ। हम पति पत्नी की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे हिस्से की जंग अब तुम लड़ो। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो मुस्कुराकर बोला कि हाँ, पहले मैं तुम्हें नहीं जानता था, कभी मिला भी नहीं था, मगर तुम्हारे बारे में सारे इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद पता चला कि तुम और तुम्हारा पति मोहल्ले के सबसे ईमानदार और इज्जतदार लोग हो। मेरी पत्नी ने अपनी आंखों से देखा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे आरोपी को सज़ा मिले? अब वो कपिल राय सिर्फ मेरा दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारा भी दुश्मन बन चुका है। उसने तुमसे तुम्हारी इज्जत छीनी, तुम्हारी नौकरी छीनी, तुम्हारे बेटे का भविष्य छीना। अब वक्त आ गया है कि कानून उससे सब कुछ वापस ले ले। मैंने कहा, अगर मैं ये जिम्मेदारी स्वीकार कर लूँ तो फिर क्या करना होगा? वो बोला, बहुत भागदौड़ करनी पड़ेगी, वकीलों से मिलना होगा, सरकारी ऑफिस जाने होंगे, पुरानी फाइलें निकलवानी होगी, गवाह तलाश करने होंगे। खतरा भी हो सकता है, मगर अगर एक बार ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया तो फिर इंसाफ ज़रूर मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस इल्ज़ाम ने उसने तुम्हें पूरे स्कूल के सामने बदनाम किया था, हकीकत यह है कि सालों पहले वो खुद इसी गुनाह में शामिल हो चुका था और आज हमारे पास उसका पक्का सबूत मौजूद है। मैंने आंखें बंद करके कुछ लम्हे सोचा। मेरे सामने अपने बेटे का रोता हुआ चेहरा आ गया। फिर मैंने धीरे से कहा, मेरा इरादा ना हुआ होता तो मैं आपको कभी फ़ोन ही नहीं करती। अब मैं ये जंग ज़रूर लड़ूंगी। ऐसे इंसान को उसके अंजाम तक पहुंचाना ज़रूरी है। बूढ़े आदमी ने सुकून का सांस लिया। उसकी पत्नी ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया और बोली, आज से तुम अकेली नहीं हो। जब तक हम लोग जिंदा हैं, हर कदम पर तुम्हारे साथ रहेंगे।
उसी दिन से हमने इस मुकदमे पर काम करना शुरू कर दिया था। मेरी सास और कबीर इसी बंगले में रहने लगे थे। कबीर की पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। मैं सुबह से शाम तक कभी वकीलों के ऑफिस जाती, कभी अदालत, कभी सरकारी रिकॉर्ड रूम जाती थी। पुराने गवाहों को ढूंढने निकल जाती थी। महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आ गया था जब अदालत की तरफ से कपिल राय के नाम नोटिस जारी हुआ। उसमें साफ लिखा था कि कपिल राय अदालत में पेश हो जाएं और गिरफ्तारी के हुक्म भी जारी कर दिए गए थे। जब कपिल राय को पता चला कि ये पूरा मुकदमा मेरे हाथ में है, तो शायद पहली बार उसे महसूस हुआ था कि उसने जिस इंसान की इज्जत की धज्जियां उड़ाई थी, आज उसकी किस्मत का फैसला करने के मुकाम पर खड़ी है। एक दोपहर बंगले के बाहर गाड़ी आकर रुकी। मैं लॉन में बैठी कागजात देख रही थी। नौकरों ने आकर बताया कि कपिल राय उससे मिलने आया है। मैंने इजाजत दे दी। वो धीरे धीरे चलता हुआ अंदर आया। आज उसकी चाल में न घमंड था, न आवाज में ताकत थी, न चेहरे पर ईगो था। उसका सर झुका हुआ था, आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो मेरे करीब पहुंचते ही अचानक मेरे कदमों में गिर गया और कांपती हुई आवाज में बोला, मैडम, मुझे माफ कर दो। अगर ये मुकदमा चल गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे सजा हो जाएगी, मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी, मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा, मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने खामोशी से उसे देखा, फिर धीरे से कहा, जब तुमने मुझे पूरे मोहल्ले में बदनाम किया, स्कूल में मुझ पर गंदा इल्जाम लगाया, जब पूरे मोहल्ले के सामने मेरी इज्जत उछाली थी, जब मेरी सास और मेरे बच्चे को रुलाया था, तब एक लम्हे के लिए भी तुमने ये नहीं सोचा था कि एक बेगुनाह इंसान पर क्या गुजरेगी। आज तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए सोचूं। मैं क्यों सोचूं? तुमने जुर्म किया है, उसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, ये मुकदमा सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए है जिसे तुमने अपनी ताकत के नशे में कमजोर समझा। अब फैसला अदालत करेगी, मैं नहीं। वो मेरे कदमों में बैठ गया और काफी देर तक मिन्नतें करते रहा, रोने लगा, माफी मांगने लगा। मगर उस दिन मेरे दिल में उसके लिए तरस का एक कतरा भी बाकी नहीं बचा था। मेरी उम्मीद उससे बिल्कुल भी अलग थी। और सिर्फ एक मुकदमा अदालत में नहीं चला, बल्कि जैसे ही कपिल राय के खिलाफ वर्षों पुराना मुकदमा दोबारा खुला, तो न जाने कितने लोगों के हौसले भी जाग गए। हम दोनों, मतलब मैं भी और वो बूढ़ा आदमी महेश दीपके साहब भी, इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि इस एक दरवाजे के खुलते ही इंसाफ के कितने और दरवाजे खुल जाएंगे। पहले एक आदमी सामने आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर कुछ दिनों के बाद कोई ना कोई नया इंसान अदालत पहुंच जाता था। किसी के पास पुराने कागजात होते थे, किसी के पास गवाह होते थे, किसी ने सालों तक खामोशी सिर्फ इसीलिए रखी हुई थी कि उसे अपनी जान का डर था। अब जब लोगों ने देखा कि कपिल राय पहली बार कानून के हथकंडे में फंस चुका है, तो उनके दिलों से भी डर निकलने लगा था। किसी ने बताया कि उसकी जमीन जाली कागजात बनाकर हड़प कर ली गई थी। किसी ने कहा कि उसके परिवार की इज्जत को पैसों के जोर पर दबा दिया गया था। किसी ने सालों पहले होने वाले एक जुल्म की दास्तां सुनाई। एक के बाद एक ऐसे ऐसे मुकदमे सामने आने लगे कि खुद अदालत भी हैरान रह गई। जिन फाइलों पर धूल जम चुकी थी, वो दोबारा खुलने लगी। जिन लोगों ने पैसे लेकर खामोशी जाहिर की हुई थी, उनमें से कुछ ने बुढ़ापे में आकर अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए सच बोल दिया था। कुछ गवाह ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा था कि वो उससे डर गए थे, मगर अब खामोश रहना उन्हें पाप लगने लगा था। एक वक्त ऐसा आया कि मैंने महेश दीप के सर से कहा कि अगर हम अपना मुकदमा वापस भी ले लें तो अब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब मामला सिर्फ हमारा नहीं रहा। उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा और बोले, बेटी, जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाए तो फिर एक आवाज हजारों आवाजें बन जाती हैं। अब ये जंग हमारी नहीं रही, उन सब लोगों की जंग है जिन्हें सालों इंसाफ नहीं मिला। और ऐसा ही हुआ था। कपिल राय की वो शान और शौकत जिस पर उसे बहुत घमंड था, धीरे धीरे खत्म होने लगी। जो लोग कभी उसके सामने नजरें झुकाकर खड़े होते थे, वही अब उससे नजर चुराकर गुजरने लगे थे। जिन पार्टियों में उसके जाने पर लोग खड़े हो जाते थे, वहां अब उसका नाम भी नफरत से लिया जाने लगा था। उसकी दौलत अभी बाकी थी, मगर इज्जत खत्म हो चुकी थी। और इंसान जब इज्जत हार जाए तो फिर दौलत भी उसे ज्यादा देर सहारा नहीं दे सकती। फिर एक दिन मुझे मोहल्ले के एक आदमी ने फोन किया और कहा कि अब लोगों को असल बात समझ आने लगी है। सब यही कहते हैं कि सुष्मिता मैडम के साथ उस इंसान ने बहुत गलत किया। कपिल राय ने जानबूझकर अपने आदमी आपके घर भेजकर आपको तंग किया और स्कूल में भी आपको परेशान किया। मैंने ये बात सुनी तो दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ था। मुझे किसी से बदला नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ इतना चाहिए था कि सच एक दिन सबके सामने आ जाए, और ऊपर वाले ने वो दिन दिखा दिया था।
उसके बावजूद भी मैंने अपने मोहल्ले वापस जाने का फैसला नहीं किया। कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो भर तो जाते हैं, मगर उनकी जगह हमेशा निशान रह जाते हैं। उस मोहल्ले की हर गली मुझे अपनी बेइज्जती की याद दिलाती थी। हर रास्ता मुझे वो दिन याद दिलाता था जब उन गुंडों ने मेरी इज्जत को तार-तार करने की कोशिश की थी। इसलिए मैंने फैसला किया था कि अब नई ज़िंदगी इसी शहर में शुरू करूँगी। ऊपर वाले ने मेरे लिए आसानियाँ पैदा कर दी थी। मुझे शहर के एक अच्छे स्कूल में नौकरी भी मिल गई थी। वहाँ किसी ने मेरे बीते हुए कल के बारे में नहीं पूछा था। लोगों ने सिर्फ मेरी एजुकेशन देखी थी, मेरा एक्सपीरियंस देखा था, मेरा कैरेक्टर देखा था। मैंने पहले दिन से वही उसूल अपनाए जो हमेशा अपनाती आई थी। मेरे बेटे को भी इसी स्कूल में एडमिशन दे दिया गया था। मेरा काम देखकर और ये सुनकर कि मैं विधवा हूँ और मेरे सर पर किसी मर्द का सहारा नहीं है, तो उन लोगों ने मेरे बेटे की फीस माफ़ कर दी थी और मेरी सैलरी बढ़ाने के लिए भी कहा था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि अब मैं पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। अब मुझे पता चल गया था कि सच बोलने की कीमत ज़रूर होती है और उसका सिला भी ज़रूर ही मिलता है। इधर महेश दीप के सर और उनकी पत्नी रेणुका दीप के जी की ज़िंदगी में भी अब खुशियाँ आ गई थीं, मगर रेणुका जी की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो अक्सर मुझे अपने पास बुलाकर कहती थी कि मुझे अब कोई फ़िक्र नहीं है। मेरे पति को भी इंसाफ मिल गया है, उनका काम पूरा हो गया। मैंने अपने दिल का बोझ उतार दिया। एक दिन वो खामोशी से इस दुनिया से विदा हो गईं और महेश सर अकेले रह गए। मैंने महेश सर को अपने पिता की तरह समझा, क्योंकि हकीकत यही थी कि उन्होंने मुझे सिर्फ सहारा ही नहीं दिया था, बल्कि टूटने के बाद दोबारा जीना भी सिखाया था। उनकी पत्नी के जाने के बाद वो अकेले रह गए थे। मैं और माँ जी, हम दोनों ने एक ही फैसला किया था कि वो हमारे साथ रहेंगे। आज भी मैं उन्हें पिताजी कहकर पुकारती हूँ। वो भी हमें अपना परिवार समझते हैं और उन्होंने हमें अपने घर में जगह दी हुई है। वैसे तो वो भी बीमार रहते हैं, मगर उनका आशीर्वाद आज भी हमारे घर की सबसे बड़ी दौलत है। सबसे बड़ी खुशी मुझे इस समय मिली जब मैंने अपने बेटे को स्कूल जाते हुए देखा। मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा है। मेरी ज़िंदगी बहुत आसान गुजर रही है। मैं जब कभी रात को अपने कमरे में बैठकर गुजरे हुए दिनों के बारे में सोचती हूँ कि अगर मैं अपने उसूल बेच देती तो शायद सच में फ़ायदा ज़रूर मिल जाता, मगर हमेशा के लिए खुद अपनी नज़रों में गिर जाती। याद रखिए, सच को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन हराया कभी नहीं जा सकता। ईमानदारी की राह मुश्किल ज़रूर होती है, मगर उसकी मंजिल हमेशा इंसाफ होती है। आज का सवाल आप सबसे, अगर आपके सामने सच और लालच में से किसी एक को चुनने की नौबत आए, तो आप किसका साथ देंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको भी लगता है कि इस समाज में सच, ईमानदारी और इंसाफ जिंदा रहने चाहिए, तो इस कहानी को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर कहानियाँ लाने की हिम्मत देता है।